नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है थप्पड़ मुझे पड़ता है दर्द मुझे होता है का दूसरा भाग। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन जी मुँह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल और ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने एक नज़र गुस्से में निम्मो की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर हम विश्वास कर रहे हैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छी नहीं करी है। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में ही निपटा दिया था। दो बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। बलवंत जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दे दूँगा और इस बार आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे सुनील की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुरा करके सुनील भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या? सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक दे रहे हैं। मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। सुनील की बात सुनकर मालती जी और पवन के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक देने के लिए हाँ ना कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तब भी बलवंत जी बोले, कंवर साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए, पर आप भी समझिए हमारी मजबूरी। शादी को कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा? उनकी बात सुनकर सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए, साक्षी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अरे रे दामाद जी आप तो नाराज़ हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते हुए देख रही थी। उसके मायके वाले ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए लालायित बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक साक्षी की शादी नहीं हो जाती आप निम्मो को यही अपने पास रख लीजिए। साक्षी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि ये साक्षी की शादी की तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर आई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम चलते हैं। कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ कि इस बार आप लोगों खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने? अपने ससुराल से रातों रात भाग करके आ गई, हमारी इज्जत की ज़रा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत तो हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए हैं? मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुम से एक लड़की भी नहीं संभली। बलवंत जी का गुस्सा देखकर मालती जी निम्मो को उठाकर अपने साथ कमरे में ले गई। खैर आस पड़ोस में सबको कह दिया गया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारियों के लिए आई है, और सब इन बातों को छोड़कर साक्षी की तैयारियों में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना नहीं मारा हो। 20 दिन बाद साक्षी की शादी की तैयारियां
भी हो गई और शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मों में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर के बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। आखिर क्या कारण था कि रोज़ रोज़ अपने पिता के ताने सुनने के बावजूद भी निम्मो इतनी आसानी से मुस्कुरा रही थी? आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था? क्या उसके ससुराल वाले शादी वाले दिन आए? जानने के लिए सुनिए अंतिम भाग।